रात की बेचैनी दिन की थकान मेरे साथ है। यादों का एक फटा हुआ कफन मेरे साथ है। मेरे लिए तो सांस लेना भी मुहाल है। माहौल की सारी घुटन मेरे साथ है। कल मेरा जन्मदिन था और उसके बाद दिन भर मैं लोगों से मिलता रहा। रात को 9 बजे घर गया। वहाँ से परिवार को लेकर बाहर खाना खाने गया। लौटते लौटते रात 12 बज गए थे। उसी समय जब सोने की तैयारी कर रहा था, एक फ़ोन आता है कि जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में भीषण आग लगी है। मैं भागा भागा पहुंचता हूं और जो मंजर वहां देखा, दिल कांप उठा। जो लाशें मैंने देखी, जिस तरह से बेड पर वो लेटे हुए थे, वैसे ही लेटे हुए थे। दम घुट गया था, शरीर काला पड़ गया था। आग नहीं लगी थी, धुएं से दम घुट गया था। जो स्टोर था, उस स्टोर में फाइलें पड़ी हुई थी। फाइलें आधी जली हुई थी। मैं सोच रहा था कि आईसीयू में, ट्रॉमा वार्ड के, न्यूरो सर्जरी के वार्ड में, बेड के बगल में स्टोर बनाने की क्या ज़रूरत है। परिजनों ने कहा कि हम कहते रह गए वहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी था कि चिंगारी निकल रही है। उसने कहा सो जाओ, हम देख रहे हैं। जब वो दरवाज़ा खोला, धुआं और आग इतनी तेज़ी से फैली कि वो भाग खड़ा हुआ। अग्निशमन यंत्र थे वहाँ, मगर इतनी फुर्सत किसी को नहीं मिली कि उसे चलाकर बचाया जा सके। जिस परिजन के मरीज थे, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो जान बचाता। 11 में से 7 की मौत हो गई, 4 का इलाज जारी है। बड़ा सवाल है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। क्या सिस्टम ने हत्या की है या फिर ये हादसा है। सवाई मान सिंह अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल पर अगर भरोसा ना करें तो कहाँ भरोसा करें। क्यों नहीं यहाँ पर सेफ्टी ऑडिट होती रहती है कि शॉर्ट सर्किट का खतरा कभी न रहे। क्यों नहीं जो गार्ड है या फिर सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर रहता है, उसे अग्निशमन यंत्र चलाने की ट्रेनिंग दी जाए। ये सारी बातें घटना हो जाने पर हम कहते हैं, मगर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। जेके लोन अस्पताल में भी हमने देखा था कैसे डॉक्टर बच्चों को कंधे पर लेकर भाग रहे थे जब आग लगी थी। सवाई मानसिंह अस्पताल के बेसमेंट में भी लगी थी। जब झालावाड़ में स्कूल की छत गिरी थी तो सवाई मानसिंह अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर की छत भी गिरी थी। ये देख रहे हैं, ये घुटन भरा माहौल। जब मैं अंदर घुसा था, 1 मिनट भी अंदर खड़े होने की स्थिति में नहीं था। बाहर निकला तो खांसता रहा, ऐसा लगा कि चक्कर आ जाएगा। बताइए, वो मरीज जो बीमार होकर पहुंचे हैं, इस घुटन वाली स्थिति में कहाँ से वो रह पाते। मगर ये जो कुछ हुआ, राजस्थान के स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक काला धब्बा है, शर्मसार करने वाला है कि भरोसा किस पर करें। सरकार पर भरोसा ना करें तो किस पर करें। उस सिस्टम पर भरोसा ना करें तो किस पर करें जो सिस्टम हमारे लिए है, हमारे पैसे से है, हमने बनाया है। देख रहे हैं, ये हृदय विदारक घटनाएं थी। ऐसा लग रहा था कि बाहर की जो सड़क है वो अस्पताल बन चुका है। धीरे धीरे लौटे लोग इलाज जारी है, क्योंकि जिंदगी चलने का नाम है। पर जिस तरह से राजस्थान के चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री घटना के लंबे वक्त बीत जाने के बाद आज शाम 5 बजे सवाई मानसिंह अस्पताल में पहुंचे और जांच की बातें करने लगे। पता नहीं वो एक प्रायोगिक राजनीति का हिस्सा है या नहीं है, प्रैक्टिकल होना उनके स्वभाव में है या नहीं है, मगर मुझे कभी कभी लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री के पद के लिए वो मुफीद नहीं है। क्योंकि सरकार में अगर स्वास्थ्य मंत्री आप हैं तो आप रोज़ाना गरीबों की सेहत से दो चार होते हो और
उसका अनुभव आपके पास नहीं है, उनके दुख दर्द को आप नहीं समझ पाते हो, तो फिर आप स्वास्थ्य मंत्री रहने लायक भी नहीं रहते हो। भजन लाल शर्मा रात 3 बजे पहुंचे थे अपने 2 मंत्रियों को लेकर, जवाहर सिंह बेडम और ये जोराराम कुमावत हैं, और दौरा करने के बाद हम वहीं मौजूद थे। हमने बात करने की कोशिश की मगर वो बातचीत नहीं किए और चले गए। कुछ परिजन भी बातचीत करना चाह रहे थे पर वो चले गए। जवाहर सिंह बेडम जरूर ये कहते नजर आए, कभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कोई 6 बता रहा था, कोई 7 बता रहा था, कोई 8 बता रहा था मौतों को, मगर कोई कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं था। सुनील भाटी ने कहा ये तो पहले से ऐसे अधीक्षक हैं, वो तो पहले से ऐसी स्थिति में आए थे कि बचाए जाते या नहीं जाते। हाँ, ये जरूर है कि धुएं से, दम घुटने से उनकी मौत हो गई। ये बहुत संवेदनहीन बयान था, मगर इस मौके पर जब दुर्घटना हो गई, संवेदनशीलता और संवेदनहीनता की बात नहीं रहती है। हम जिम्मेदारी कब तय करेंगे, ये बड़ी बात है। क्या स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जिम्मेदार आखिर कैसे बनेंगे। उसके बाद बीजेपी सरकार ने कतारें लगा दी अपने मंत्रियों के, विधायकों के। दिन भर ऐसा लगा कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही उठकर आ गया है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हो, दिया कुमारी हो, फिर से आए जवाहर सिंह बेडम, झावर सिंह खर्रा हो, मदन दिलावर हो, सुरेश रावत हो, मतलब कोई मंत्री नहीं बचा जो सवाई मान सिंह अस्पताल में मरीजों के दुख दर्द को समझने नहीं आया। अच्छी बात है, आप सरकार में हो, आना चाहिए, मगर मुझे लग रहा है कि आपके आने से व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए। उधर कांग्रेस के नेता भी पहुंचे, आप देख रहे हैं अशोक गहलोत हैं, टीकाराम जूली हैं, और ये सारे नेता पहुंचे। मुझे कभी कभी देखकर अफसोस होता है कि कांग्रेस सिर्फ नेताओं की पार्टी बनकर रह गई। इनके पास एक कार्यकर्ता नहीं था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छोटी पार्टी हो सकती है, मगर परिवार के लोग जब बारिश में धरने पर बैठे थे तो श्रवण चौधरी जो आरएलपी के नेता हैं और अपने कार्यकर्ताओं को लेकर इनके साथ बैठे, उन्हें गिरफ्तार करके सांगानेर इलाके में प्रतापनगर थाने में ले जाया गया। जूझते रहे, लड़ते रहे, हनुमान बेनीवाल भी पहुंच रहे हैं, मगर ये कांग्रेस के जो नेता पहुंचे थे, ओहो देखिए देखिए किस तरह से इनको कोई बताने वाला नहीं है कि इनके परिजन कहाँ है, डेड बॉडी के बारे में नहीं बताया जा रहा है। शर्म आती है इन नेताओं के बारे में कहते हुए कि ये बड़े नेता गए और किसी भी एक मरीज की एक मदद नहीं किए, और फिर कहेंगे हम विपक्ष के बड़े नेता हैं। इनसे ज्यादा मदद तो मैंने की कि वहां पर डॉक्टरों को फोन करके, ये श्रवण चौधरी हैं, आरएलपी के कार्यकर्ता हैं, भीगते हुए बारिश में इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था, सब मस्त रहते हैं। फोटो खिंचवाने आए थे बड़े नेता, उन्हें लगा कि आज सारी मीडिया है, चलते हैं, उपस्थिति दर्ज हो जाएगी, पर ढेले भर की मदद नहीं की। वो तो हम लोग भागते रहे, दौड़ते रहे, कभी पुलिस वालों के पास, कभी मंत्रियों के पास, कि ये परिजन हैं, इनके मरीजों की मौत हो गई है, इन्हें मदद होनी चाहिए। पर यह सियासत है और ऐसे मौके पर ऐसी सियासत नहीं करनी चाहिए जहां पर आप कोई मदद नहीं कर पाए। कोई धरना प्रदर्शन ही कर लेते जिससे सरकार पर दबाव पड़ता, वो तो भला हो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, जो इस मसले पर लड़ता हुआ दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता आए थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आपदा मंत्री कल रात को मौके पर पहुंचने वाले सबसे पहले मंत्री थे, और वहां जाकर उन्होंने जो कुछ हो सकता था मौके पर मदद कराई। आपदा मंत्री होने के नाते रफीक खान भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। बाबा लौट रहे थे कहीं, और जैसे ही खबर मिली पहुंचे वहां पर, और जब तक सारे मरीजों को निकाल नहीं दिया गया और आग बुझा नहीं दी गई, वहां पर डटे रहे। रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंचे वहां पर, और
लोगों से बातचीत की, किस तरह से क्या सहायता हो सकती है, जनप्रतिनिधियों का यही काम है। मगर अगर रविंद्र भाटी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी वहां पर पहुंचती है और कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि जवानी जमा खर्च करके हम निकल लें, तो फिर ये बेहद अफसोसजनक बात है। सही बात है, विपक्ष हो और बड़ी पार्टी हो, सत्ता में एक बार मैं एक बार तू वाली रवायत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके बैठे हो, मगर कब उतरोगे? कफ सिरप के मसले पर केंद्र सरकार की टीम आकर केसौन कंपनी की जांच कर गई, मगर आप नहीं गए। बहुत पत्रकारों ने कहा तो प्रताप सिंह खाचरवाल से एक दिन उतरे, मगर वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। पता नहीं विपक्ष नाम की कोई चीज है या नहीं। इनसे ज्यादा तो बीजेपी वाले सक्रिय रहते हैं, पता नहीं क्यों सक्रिय रहते हैं। और यही बात मुझे बार बार डराती है कि ऐसा ना हो कि इतने आत्मविश्वास के साथ बैठे हैं, बस हम आ ही रहे हैं, बस हम आ ही रहे हैं और आ ही ना पाए, क्योंकि आने के लिए कुछ करते हुए तो भी दिखो। कब तक मीडिया के सहारे काम चलाते रहोगे? मीडिया के सहारे बहुत सारे नेता केवल राजनीति कर रहे हैं, चुनावी राजनीति में उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। इस बात को समझना होगा। चुनावी राजनीति की बात कर लेते हैं। अंता उपचुनाव, आखिरकार वसुंधरा राजे की मेहनत बेकार गई और दबाव की राजनीति काम आई और कंवरलाल मीणा की सजा कम नहीं हो पाई, जो वहां पर विधायक थे। और इस तरह से घोषणा हो गई, अब 11 नवंबर को चुनाव होगा। अंता में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ श्री कंवरलाल। भजनलाल शर्मा की अग्नि परीक्षा खत्म ही नहीं हो रही है। झालावाड़ में स्कूल में बच्चे दब के मर गए, यहां पर आईसीयू में मरीज जल के मर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों बार ट्वीट करके अफसोस जताया, संवेदना जताई। अब यहां पर एक नई चुनौती भजनलाल शर्मा के लिए कि किस तरह से यहां पर इस चुनाव को जीतें। नरेश मीणा किसी भी सूरत में यहां पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस चुनाव लड़ा दे तो ठीक है, नहीं तो भगत सिंह सेना का गठन इस चुनाव में हो ही जाएगा। मगर ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस उन्हें चुनाव लड़ाएगी। प्रमोद जैन भाया के जीत के प्रति कांग्रेस बेहद आश्वस्त है। उन्हें लग रहा है कि प्रमोद जैन भाया ने पूरी तैयारी कर रखी है। पर क्या इस बार 3 उड़ान तो तीतर पकड़ान वाली कहावत साबित हो पाएगी सच, और नरेश मीणा विधानसभा में पहुंच पाएंगे? क्योंकि वसुंधरा राजे वहां पर इस बार मीणा उम्मीदवार नहीं उतार रही है। आनंदगढ़ टिकट मांग रहे हैं, मगर कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे वहां पर किसी माली को टिकट देना चाह रही है। नंदलाल सुमन जो पूर्व जिला प्रमुख और पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं, या फिर मोरवाल सुमन, ये माली वोटर वहां सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद मीणा वोटर हैं, धाकड़ भी हैं जो बीजेपी के वोटर हैं। मगर प्रमोद जैन भाया एक अलग समीकरण से जीतते हैं। अगर मीणा वोटों पर ही रह जाते हैं नरेश मीणा, तो फिर एक मुश्किल होगी। उन्हें भी एक बुके बनाना पड़ेगा, गुलदस्ता बनाना पड़ेगा बाकी जातियों का। मगर ये रास्ता भजनलाल शर्मा के लिए भी आसान नहीं है। वैसे परंपरागत रूप से जो मीणा वोटर हैं वो कांग्रेस के वोटर रहे हैं। इस चुनाव में उन्होंने कंवरलाल मीणा को वोट दिया था। प्रमोद जैन भाया से कांग्रेस का परंपरागत वोटर दूर हो गया। इसकी भरपाई कैसे करते हैं प्रमोद जैन भाया पता नहीं, मगर कमोबेश माना जा रहा है कि कांग्रेस में उनका टिकट तय है। अगर कोई बड़ा उलटफेर न हो और नरेश मीणा को न लड़ाया गया, तो माली उम्मीदवार के रूप में जो पुराने माली नेता हैं वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम भी चुनाव लड़ें। लेकिन वसुंधरा राजे उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए इच्छुक नहीं है, प्रभुलाल सैनी जैसे नेता। और जाति का अगर चुनाव होता है तो उसमें प्रमोद जैन भाया कहां फिट बैठते हैं पता नहीं। पर भजनलाल शर्मा के लिए एक नई सिरदर्दी तो आ ही गई, पता नहीं खत्म ही नहीं हो रही है। इधर सचिन पायलट आज गए थे
रामेश्वर डूडी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने, और जिस तरह से वो याद कर रहे थे कि कैसे 5 सालों तक मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और रामेश्वर डूडी नेता प्रतिपक्ष के रूप में साथ रहे, कैसे आंदोलन किए, ये उनके घर में बैठे हैं परिवारजनों के साथ। सचिन पायलट की एक सहजता है, एक सुलभता है, आसानी से मिल लेते हैं, लोगों से बातचीत कर लेते हैं। और ये दृश्य है जब वो गए थे विनोद जाखड़ के लिए, विनोद जाखड़ को छुड़ाने के लिए सेंट्रल जेल। हालांकि उन्होंने चिट्ठी भी लिखी डीजीपी से को, बातचीत भी की कमिश्नर से, मगर सबने कहा कि हाई प्रोफाइल मामला है, हम आपको मिलने नहीं देंगे। और सचिन पायलट विनोद जाखड़ के लिए इसलिए गए कि विनोद जाखड़ हमेशा सचिन पायलट को अपना नेता मानते हैं, और सचिन पायलट की खूबी है कि जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसका छोड़ते नहीं हैं। वैसे ये कहावत गुजरों के बारे में कही जाती है कि हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर हाथ कट जाता है मगर हाथ छोड़ते नहीं हैं। अब सचिन पायलट के लिए भी ये कहावत कही जाती है कि अपने लोगों के लिए खड़े होते हैं, और इसीलिए वहां पर खड़े दिखाई दिए। और आज गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, उमेदाराम बेनीवाल, ये सारे नेता भी वहां पर, वरुण चौधरी, ये सारे नेता भी राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा से मिलने गए थे कि विनोद जाखड़ और उनके साथी महेश चौधरी हों या फिर दूसरे साथी हों, वो कोई इतना बड़ा अत्याचार नहीं किए हैं, अन्याय नहीं किए हैं, कानून नहीं तोड़े हैं जिसके लिए इस तरह से कड़ी सजा दी जाए कि हाई प्रोफाइल मामला बता के उन्हें जेल में डाल दिया जाए। वैचारिक चुनौती ही तो दी है, और वैचारिक चुनौतियों से निपटने के लिए तो बीजेपी को तैयार रहना चाहिए। चुनौती मिलेगी तभी विचार भी निखरता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करते हुए विनोद जाखड़ को ससम्मान छोड़ देना चाहिए। यही बीजेपी सरकार के हित में भी रहेगा। इधर जो भी प्रयोग करना चाहते हैं राहुल गांधी, पता नहीं क्यों सिर फुटबॉल शुरू हो जाता है। उन्होंने अग्रिम संगठनों में चुनाव कराना शुरू किए तो दुश्मनी बढ़ गई, दरारें बढ़ती चली गई। अब कोटा में धारीवाल गुट और प्रहलाद गुंजल गुट के बीच जो कुछ हुआ सबने देखा ही। अजमेर में क्यों हो रहा है? वहां तो एक दशक हो गए, एक सीट के लाले पड़ रहे हैं, फिर भी लड़ रहे हैं। अब धर्मेंद्र राठौर जो अशोक गहलोत के दाएं बाएं हैं, अब एक पोस्टर से 2-2 नारों पर काम चलाया जा रहा है। कांग्रेस देश में वोट चोर गद्दी छोड़, धर्मेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस अजमेर में डैश चोर, अजमेर छोड़, अजमेर छोड़। तो वहां पर धर्मेंद्र राठौड़ पता नहीं क्यों इतना सक्रिय हैं, और उनकी सक्रियता की वजह से अलग अलग गुट बनते ही जा रहे हैं, कांग्रेस बिखरती ही जा रही है। जबकि कायदे से देखा जाए तो अजमेर को एक स्ट्रॉन्ग इलाका होना चाहिए कांग्रेस के लिए। अब अशोक गहलोत कितना बड़ा नेता मानते हैं धर्मेंद्र राठौड़ को पता नहीं, मगर यही सलाहकार हैं। कई सलाहकारों में से एक और सलाहकार हैं संदीप सिंह। अब इनका ट्वीट देखने के बाद यह दिखाई देता है कि कितने मानसिक दिवालियापन में अशोक गहलोत के सलाहकार जी रहे हैं, और जिस तरह का कंपनी आप रखते हो आपका मिजाज भी वैसा ही होता है, भले ही बाहर से आप किसी तरह का चेहरा दुनिया के सामने पेश करो। सचिन पायलट जा रहे थे रामेश्वर डूडी के यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने, और वहां पर रास्ते में कहीं पर किसी ने, वीरेंद्र सिंह एक नेता हैं, वो अपने घर पर नाश्ते के लिए रोक लिए और नाश्ते में प्लेट में कुछ वहां पर नमकीन मिठाइयां रख दी, जिसे लेकर संदीप से लिखते हैं, बड़े भाई आपसे उम्मीद नहीं थी। राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय रामेश्वर डूडी जी की शोक सभा में जा रहे हो ये स्वागत और मिठाई, जबकि उनके स्वर्ग सिधारने के 2 दिन नहीं बीते हैं। मतलब देखिए, क्या कोई भूखे जाता है? ये भूखे गए थे, भूखे आए थे। मान लो कि कोई जा रहा हो
कहीं कहीं और किसी के घर में रुक के और वो चाय पानी का स्वागत करे, तो इस तरह से ट्विटर पर अपने ही पार्टी के नेता के खिलाफ अशोक गहलोत के दाएं बाएं रहते हैं संदीप सिंह, और वो सचिन पायलट के लिए इतना घटिया स्तर के अगर संदीप चौधरी अगर कर रहे हैं ट्वीट, तो आप समझिए कि क्या मिजाज है। मैं जब बातें कहता हूं तो इसलिए नहीं कि मैं अमुक नेता का विरोधी हूं, मगर अमुक नेता कितने निचले दर्जे की राजनीति करता है ये मैं एक्सपोज करता हूं। और सचिन पायलट के ऊपर फेंका जाने वाला पत्थर कितना खोखला है ये भी दिखाता है कि इस शख्स पर आरोप लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कितने घटिया स्तर के प्रोपेगेंडा अपनाने पड़ते हैं जिस पर जनता लगाने वाले पर प्रहसन करती है, मगर कांग्रेस इन चीजों से ऊपर उठ ही नहीं सकती। और यही कांग्रेस की बड़ी समस्या है, अपने ही बोझ के तले दबती जा रही एक पार्टी पता नहीं उठ पाएगी या फिर इस इंतजार में बैठी रहेगी कि भजन लाल शर्मा की वजह से बीजेपी सरकार की ऐसी तैसी हो जाए तो बस जनता हमें ला दे। इतना आसान ये सब होता नहीं है। उधर बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं कि आपने दिखाया था कि किस तरह से कफ सिरप वाले मामले में फार्मासिस्ट नहीं है तो फार्मासिस्ट की भर्ती के लिए अभियान चलाया जाए। अब अशोक गहलोत के राज में ये नियम बना दिया गया कि कहीं से सर्टिफिकेट लेकर आ जाओ और नौकरी पा जाओ। एग्जाम नहीं हो रहे थे, वसुंधरा राजे ने नियम बनाए थे मगर वो हो नहीं पाया। भजनलाल सरकार में भर्तियां हो नहीं रही है, 16,000 के आसपास पद खाली हैं और 6,500 के आसपास भर्तियां की जा रही है। ये बड़ा मौका है कि लोगों के जीवन को बचाया जाए और फार्मासिस्ट की भर्ती की जाए। अगर दवाई की दुकान खोलने के लिए एक निजी व्यक्ति को फार्मासिस्ट की डिग्री जरूरी है तो सरकारी दवाई की दुकान पर बैठने के लिए वो डिग्री क्यों नहीं जरूरी है। एक ही सरकार दो दुकानों के लिए दो अलग मापदंड कैसे कर सकती है। इस मुद्दे को उठाते रहेंगे हम। देखते रहिए आप राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।